हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग और तैयारी वगैरह कैसे चल रही है? ठीक ठाक। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी इक्वेशन फोर्स का अगर गिवन हो तो कैसे पहचानेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स का इक्वेशन है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग को थोड़ा सा भी सही लगे तो मेरे लेक्चर्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का सहयोग ज़रूरी है। तो प्लीज़ चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सपोज दैट कि कोई फोर्स का इक्वेशन गिवन है कुछ इस टाइप से 4i + 6k 6j, और ये फोर्स किसी एक बॉडी पे लग रहा है और उस बॉडी में जो इस फोर्स लगने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लो कि फोर्स कभी इस पॉइंट पे था और अब यहाँ पहुँच गया, और इसका कोऑर्डिनेट था 1 और 2 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 6। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 6। एक पहले यहाँ था, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहुँच गया इतना फोर्स लगने के बाद। तो वर्क डन कितना होगा आप लोगों को पता है। कभी भी हमारा अगर फोर्स इस IJ के फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, दैट इज एक्चुअली रिटन लाइक दैट dxi, एंड ये इस तरीके से निकालते हैं। तो जस्ट आप फोर्स का वैल्यू पुट करो। फोर्स का वैल्यू भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है फोर्स यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा dxi + dyj। इतना सब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखोगे। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इट विल बी i वाला जो है कंपोनेंट वो i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। वो कितना हो जाएगा 4dx + 6dy। ठीक है, और इंडिविजुअली दोनों वेक्टर दोनों का इंडिविजुअली दोनों कंपोनेंट का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों कि दोनों जो है प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है। हम लोग को पता है इंटीग्रेशन में कि अगर कोई भी फंक्शन में कोई भी एलिमेंट्स अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में है तो ईच एलिमेंट को हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस टाइप से किए। तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 1 से 2 गया है। ठीक है, और y में कितना गया है, 2 से 6 गया है। देखो 2 से 6 गया है, तो y में डिस्प्लेसमेंट 2 से 6 हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी, अब देखोगे ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो ये 2 - 1 + 6 और ये 6 - 2, ये इंटीग्रेट करो, ये कितना हो जाएगा 4, 2 - 1 इंटू 2 - 1 1 इंटू 4 एंड ये कितना हो जाएगा 6 - 2 4 इंटू 6 24। तो ये कितना हो जाएगा 28 जूल। ठीक है, ये एक कांस्टेंट आया, ये वर्क डन क्या है आपको, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जो बॉडीज यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया तो ये फोर्स लगा इसके इतना, तो ये बॉडी हवा में उड़ के थोड़ी गया होगा, ये बॉडी हवा में उड़ के थोड़ी गया होगा, ये किसी न किसी रास्ते से गया होगा। या तो ऐसे गया हो, या तो ऐसे गया हो, या ऐसे गया हो, या ऐसे गया हो, या ऐसे गया हो, या ऐसे गया हो। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए बॉडीज़ के पास इनफाइनाइट पाथ्स है, इनफाइनाइट रास्ता है। तो किस रास्ते से गया है ये, क्या हम लोग इसमें जो वर्क डन है निकाले हम लोग कि कहीं भी हम लोग को उस पाथ का ज़रूरत पड़ा है कि किस रास्ते से गया है और किस पाथ से गया है और उसका इक्वेशन क्या है, कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ा है। अपने को किसका ज़रूरत पड़ा है, इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट का, जिससे हम लोग क्या लगाए हैं, लिमिट लगाए हैं इक्वेशन में। बाकी अपने को पाथ से कोई मतलब नहीं है, किस पाथ से यहाँ ऑब्जेक्ट गया है। ठीक है, किस पाथ से ऑब्जेक्ट गया है, मतलब ये जो वर्क डन है पाथ से इंडिपेंडेंट है, कि अपने को ओनली इस इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट से मतलब है। ठीक है, और उस पर ही डिपेंड कर रहा है। ये हमारा क्या कौन बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है, जो ये सॉल्व किए वो बता रहा है। ठीक है, मतलब वर्क डन इज एक्चुअली हेयर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
तो इस केस में वर्क डन जो है पाथ पे इंडिपेंडेंट है पाथ से। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, सब कुछ सेम है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया जा रहा है, बट इस केस में जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये लग रहा है x² प्लस वाई जे, ठीक है। अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये इस तरीका जो है लिखने का, जो वर्क डन का है, हमेशा ऐसे लिखो, ठीक है। जब कभी फोर्स जो है आई जे के फॉर्म में दिया हो तो वर्क डन इस तरह से निकालो इंटीग्रेशन लेके, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा आपको। कांस्टेंट हो, कोई फोर्स अगर कांस्टेंट रहा तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब फोर्स अगर वेरिएबल में रहा तो फिर आप जो तरीका लगाओगे वो चीज़ यहाँ काम नहीं होगा। दैट्स वाई इंटीग्रेशन का यूज करो। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि देखो यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन लिखो, x² प्लस वाई जे, और ये फिर डॉट dxi प्लस dy जे, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फिर से क्या होगा, ये हो जाएगा x² dx प्लस y dy, ठीक है। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से 2 और y 2 से 6, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे फिर से एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे फिर लिमिट लगाओगे कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो, जो हम लोग वर्क डन निकाले हैं, कहीं पे भी आपको पाथ का ज़रूरत हुआ है, उस पाथ के इक्वेशन का ज़रूरत हुआ है कहीं पे भी, बताओ। अब डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो ना, डायरेक्ट ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को यूज़ करके, जहाँ से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ और जहाँ जाके ख़त्म हुआ है, रुका है पार्टिकल, देखो। बाकी अपने को पाथ से कोई मतलब नहीं है। इस केस में भी हमारा जो वर्क डन है पाथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। पहले वाले में भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हुआ, तो ये चीज़ माइंड में रखना। अब फिर देखो, अब देखो कि अब जो हमारा फोर्स है सब कुछ सेम है। अब जो हमारा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 2xy जे, और ये x², ये i है, सॉरी i, और ये x² जे, ठीक है। तो इस केस में फिर वर्क डन उसी तरीके से निकालोगे। ये क्या होगा, पुट करो फोर्स का वैल्यू, 2xy i प्लस x² जे एंड डॉट dxi प्लस डी, ठीक है। जब इसका डॉट करोगे और अलग अलग एलिमेंट के लिए इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2xy dx प्लस और ये x² dy। अब देखो भाई, अब मामला फंस रहा है कि भाई इंटीग्रेशन कर तो रहे हैं हम लोग, x के रिस्पेक्ट में लिमिट भी है अपने पास x और y दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि वनली जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वनली x डायरेक्शन में, तो y वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लो, कांस्टेंट मान के बाहर निकालो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y में भी हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे x का लिमिट लगाए तुम, तो ये y के लिए क्या करोगे, कौन सा वैल्यू पुट करोगे। अब यहाँ मामला फंस गया, आप लिमिट नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब लिमिट नहीं लगा सकते, बट ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन में कुछ झोल है, ये जो इक्वेशन है इसमें कुछ झोल है। ये जो इक्वेशन बना है यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन को हम एक स्पेशल तरीके से लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। आप लोग आई थिंक मैथ में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो। अब देखो, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, x² y, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आ जाएगा, देखना लिमिट इंटीग्रेशन का साइन इसको हटा दो, और अगर कॉमन ले लिए तो ऐसे इंटीग्रेशन अभी हटा करके इसको ऐसे रखो, ठीक है।
ठीक है। तो ये जब क्या करो, देखो पहले क्या करो, y को कांस्टेंट मानो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना हो जाएगा 2xy। फिर प्लस करो, अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानो और y का डिफरेंशिएट करो, तो y का डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, देखो y का डिफरेंशिएट, ये dy आ गया और ये कितना हो गया x स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको बोला जाता है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। मतलब अगर तो इसको अगर हम लोग क्या कर लें, जो एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई को अगर कोई कांस्टेंट ए अगर मान लेते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए। ठीक है, अब हमारा वेरिएबल क्या हो गया, ये ए। ठीक है, अब ये पूरा वेरिएबल ए हो गया। तो अगर किसी वेरिएबल डी ए का अगर और डी एक्स का किसी भी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आ जाता है, डायरेक्ट वही इंटीग्रेट होकर वही आ जाता है जिसका वो वेरिएबल है। तो ये क्या आ जाएगा, ए। और ए कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए का लिमिट देखो, ए एक्चुअली क्या है, एक्स स्क्वायर है वाई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 और वाई 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, ये कितना होगा 24। तो लिमिट अब कितना लगेगा इसमें, 2 से 24, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 22। ठीक है, इस केस में भी देखो कहीं भी आपको पाथ का ज़रूरत पड़ा है, कहीं भी आपको पाथ का ज़रूरत पड़ा है, बस मल्ली इनिशियल और फाइनल पॉइंट से पता चल रहा है। इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है और फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है उससे पता चल रहा है, उसका यूज है। ठीक है, बट इस केस में आपको परफेक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म पहचानने आना चाहिए। कैसे पहचानोगे, सिंपल सी फंडा है। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अगर कुछ इस टाइप्स का इक्वेशन बने, देखो इस टाइप्स का n1 n, इसको मान लो n1 dx और n2 dy। ठीक है, तो क्या करो, इसको परफेक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई इक्वेशन गिवन हो, अगर इस टाइप से फॉर्मेट बना हो, आप बने आपका, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो n1 है, n1 को क्या करो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dny, और ये इक्वल होना चाहिए जब n2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, दिस इज द, इसको यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, इसको भी हटा रहे हैं। देखो क्या करना चाह रहे हैं हम, ये जो n1 और dx n2y आया है, तो क्या करो, n1 को किसके रिस्पेक्ट में हो, ये dx के साथ है ना, तो dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और ये इक्वल आना चाहिए जब n2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें। मतलब जो n1 जो है हमारा x वाले के साथ, ये dx वाले के साथ, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन dy के साथ करो, और n2 जो है उसका डिफरेंशिएशन ds के साथ करो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो वो परफेक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म बनता है और उसको कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्रॉस करके आपको लिखना पड़ेगा। ये लिखने का तरीका भी आपको आ जाएगा, क्या करना है आप लिखने के लिए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या किए कि आप जो यहाँ बना, जो dx कैसे बना, जब y को कांस्टेंट माने और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो रिवर्स कर दो, डिफरेंशिएट नहीं करो, y को कांस्टेंट मानो और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये y हो जाएगा। डायरेक्ट x से लिख दो, किसी एक में, यहाँ पे सोच लो या यहाँ पे सोच लो, और वो उसको d के साथ ले लो, क्योंकि ये एक्चुअली d के साथ इसलिए ले रहे हो ना क्योंकि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है इस कंप्लीट टर्म का, देन वो आ रहा है। ठीक है, तो आपको इतना पता करने आना चाहिए कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके लिए ये n1 को y के रिस्पेक्ट में, n2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों इक्वल आ जाए, वो परफेक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म है। ठीक है, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं, अब देखो सब कुछ वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वहीं से हो रहा है,
मान लो डिस्प्लेसमेंट कहीं से हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। मान लो कि फोर्स जो है अब जो है फोर्स ये एक्चुअली गिवन है y² I, इतना फोर्स लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, फिर वहीं से 1 से 2 और 2 से 3, हाँ 2 से 6 ले लो पहले जो था कोऑर्डिनेट। अपने को कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, अपने को मेथड सीखना है, ठीक है। फिर देखो इस केस में फिर क्या करोगे, ये पुट करो फोर्स का इक्वेशन y² I और y जे का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो डायरेक्ट जे का कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, और y का कंपोनेंट कुछ नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब ये आ जाएगा y² dx। अब देखो भाई कि ये y² जो dx है, y² का इंटीग्रेशन मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या आप कर पाओगे अभी, जब आपका x और y दोनों वेरिएबल है। ओनली x और ओनली y वेरिएबल नहीं है, दोनों वेरिएबल है, ठीक है। x और y दोनों वेरिएबल है। अब इंटीग्रेशन यहाँ कर ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते जब तक कि आपको y जो है, जब तक कि आपको y जो है x के फॉर्म में पता नहीं हो, y का इक्वेशन पता नहीं हो आपको x के तरीके में, या y = 4x हो या कुछ भी x के फॉर्मेट में हो, तब तक आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। मतलब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने के लिए y का जो है इक्वेशन x के फॉर्मेट में चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए आपको, ठीक है। मतलब x के फॉर्म में चाहिए तो वो जो y का इक्वेशन x के फॉर्म में चाहिए वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में वो पाथ है, ठीक है। अगर वो पाथ अगर यहाँ से यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन होता तो कुछ और होता, वो y का इक्वेशन कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ ये इक्वेशन होगा उसके लिए y का इक्वेशन कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ जो ये इक्वेशन होगा, ये पाथ होगा उसके लिए इक्वेशन कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ जो पाथ होगा उसके लिए इक्वेशन कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ जो पाथ है उसके लिए इक्वेशन कुछ और होगा। अब देखो कि ये जो वर्क डन है अब ओनली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड, उसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अब साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y का इक्वेशन आपको x के फॉर्म में चाहिए और y का इक्वेशन x के फॉर्म में इनफाइनाइट हो सकता है। तो मतलब इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकता है इस दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब इनफाइनाइट पाथ हो सकता है, और इनफाइनाइट पाथ है तो इसके बीच में इनफाइनाइट वर्क डन हो सकता है। और वो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। वर्क डन इज हेयर पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। अभी तक हम लोग थोड़ा सा भी बात कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात किया है, ठीक है। इतना समझ में है आपको कि इस केस में वर्क जो है हमारा पाथ पे डिपेंड कर रहा है, बिना पाथ को जाने हुए इंटीग्रेट अभी हम लोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। देखो एक्चुअल में जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो लिख लो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, conservative force depends on path। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब वो जो तीनों टाइप्स बताए थे हम, वो स्टार्टिंग में वो तीनों टाइप्स के लिए वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड वो तीनों टाइप का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो लिख देते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में दो लाइन का दोनों जो है दो लाइन का बात है।
बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको फोर्स भी पता होना चाहिए, फोर्स का जो इक्वेशन गिवन है उससे पता कर सकते हो आप कि ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ देखो जो हम लोग फोर्स का फॉर्मेट आया था, अगर फोर्स हमारा ए आई और बी जे के फॉर्म में हो, मतलब ए एंड बी जो है कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये अगर फोर्स हमारा कुछ इस टाइप से हो, ये फंक्शन ऑफ एक्स ये इस टाइप से हो और ये फंक्शन ऑफ वाई और ये इस टाइप से हो, तो ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और तीसरा टाइप, फोर्स ऑफ परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, फोर्स ऑफ, और लिख सकते हो कुछ इस टाइप से, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म मतलब फोर्स कुछ इस फॉर्मेट का हो, n1 x और y, n1 जो है x और y का फंक्शन हो और ये क्या है x हो, और n2 जो हो ये x और y का फंक्शन हो और ये क्या हो? dy हो, एंड n1 का जो डिफरेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट में ये इक्वल हो n2 का जो डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, तो ये जो फोर्स का इक्वेशन होगा ये भी क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोला जाता है इसको, ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। और कैसे लिखा जाएगा आपको पता है और मैथ्स में भी पढ़ोगे और हम बताएं भी हैं, ठीक है। तो इसको परफेक्ट डिफरेंशियल, ये तीनों फॉर्म का जो फोर्स होता है इसको कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं। एंड अदर देन these three all are, and other than all these three are, and other than all these three forces are नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। मतलब इन तीनों फोर्स को छोड़ करके जो भी फोर्स होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हम बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहला बात, स्प्रिंग फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशन फोर्सेस, ये हमारा क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक है। ये जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो सारा बात करेंगे। इसके होने से क्या चीज़ हो रहा है और इसके होने से क्या चीज़ डिफाइंड है वो सारा बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 टाइप्स था जो कंजर्वेटिव फोर्सेस था, एंड अदर देन ऑल दीज 3 आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सही लगा होगा और हम जो पढ़ाएं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर सही लगा हो आप लोग को तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर उसके काम का कुछ भी हो तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड नमस्कार, गुड नाइट।